डियर व्यूअर्स, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, यह परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो बीपीएससी जिन जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछती है या फिर जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है। इस प्रैक्टिस सेट में हम पहले प्रश्नों को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। यानी एक प्रश्न से आपका कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। उन सभी को आप देखते हैं और यह तब तक जारी रहेगा प्रैक्टिस सेट जब तक कि आपका शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पूर्ण ना हो जाए। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बट मेरा एक अनुरोध है आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, निम्न में से किसे धोंधू पंत के नाम से जाना जाता था। बहुत ही फेमस नाम है और उनके बचपन का नाम धोंधू पंत था। तात्या टोपे, नाना साहेब, राम प्रताप या फिर सुरेंद्र सिंह। सही आंसर होगा नाना साहेब को धोंधू पंत के नाम से जाना जाता था। नाना साहेब पेशवा टू मराठा साम्राज्य के एक भारतीय पेशवा, कुलीन और सेनानी थे। यानी नाना साहब जो थे वो पेशवा टू के नाम से जाने जाते थे। आपको पता है कि मराठा साम्राज्य में पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री का पोस्ट हुआ करता था और इन्होंने ही, नाना साहेब ने ही, यानी धोंधू पंत, जिनके बचपन का नाम धोंधू पंत था, उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो पूछा जाता है ना, जैसे बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। उसी तरह कानपुर में किन्होंने किया था, यही मराठा के जो पेशवा थे, इन्होंने जिनका नाम था नाना साहेब, इन्होंने कानपुर के नेतृत्व को संभाला था 1857 ईस्वी में। अन्य जानकारियाँ देखिए, नाना साहब का जो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी को धोंधू पंत के रूप में हुआ था और मराठा पेशवा बाजीराव दो के दत्तक पुत्र थे। किनके पुत्र थे? बाजीराव सेकंड के ये पुत्र थे। और इनका पालन पोषण जो था बिठूर में निर्वासन के दौरान हुआ था और ब्रिटेन में सरकार से अपील करने के बावजूद अंग्रेज़ों ने उन्हें उनके पिता के सम्मान और पेंशन के उत्तराधिकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस पेशवा को पेंशन के अधिकार से वंचित रखा गया। तो आपको नाम याद रखना है, यही नाना साहेब थे, जिनको बचपन का नाम क्या था? धोंधू पंत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी किसने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो ये वही देश होगा जिसमें जनसंख्या दर काफ़ी कम गति से बढ़ रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका स्वीडन हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 तक चाइना विश्व में जनसंख्या के मामले में सबसे पहले नंबर पे था, लेकिन चाइना को पीछे करके 2023 में भारत नंबर 1 पे जनसंख्या के मामले में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। सही आंसर होगा लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं और इन्होंने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। आपको ये सारे पुस्तक का भी नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इनमें से कोई भी पुस्तक उठा के दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। तो अन्य पुस्तक का नाम देखें। द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन का मतलब होता है निर्वासन, और इन्हें मांडले जेल में रखा गया था। तो उस दौरान 1908 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन। आर्य समाज
ये बुक उन्होंने लिखा था 1915 ईस्वी में। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ए हिंदूज इंस्पिरेशन, ये बुक लिखा था 1916 ईस्वी में। और अनहैप्पी इंडिया, अभी जो बुक का बात हुआ था उस बुक का उन्होंने लिखा था 1928 ईस्वी में। और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इस बुक को लिखा गया था 1917 ईस्वी में। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहला तो जो बुक प्रश्न का है वो है अनहैप्पी इंडिया 1928 ईस्वी में। द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, जैसा कि मैंने बताया, मांडले जेल में लिखा था 1908 ईस्वी में। आर्य समाज 1915 ईस्वी में लिखा था। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ए हिंदूज इंस्पिरेशन 1916 ईस्वी में बुक लिखा गया था। और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1917 ईस्वी में लिखा गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करती है? फुलानी जनजाति, फेल्लाह जनजाति, जेकरू जनजाति या फिर मसाई जनजाति? सही आंसर होगा नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति जो है वह फेल्लाह जनजाति है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। तो इसके किनारे पे कौन सी जनजाति, इसके नदी घाटी में कौन सी जनजाति निवास करती है? फेल्लाह जनजाति निवास करती है। आप हमें ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मसाई जनजाति का निवास स्थान कौन सा है। आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर ही दिख रहा होगा। पांड्य डायनेस्टी के लोगों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया था। मीनाक्षी मंदिर का पूरा नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। यह माता पार्वती और भगवान शिव का मंदिर है। तो ये कहाँ पे स्थित है ये भी देखना है हमें। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूरा देखिए, मीनाक्षी मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। और यह किस नदी के पास स्थित है? तो वैगई नदी, यानी मदुरै शहर भी आपसे पूछा जा सकता है किस नदी के पास है, तो वैगई नदी के दक्षिणी तट पर यह मंदिर स्थित है। और मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। यह इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रीबर्ग, फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या फिर अमर्त्य सेन? पूछा गया है आपसे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वैसे तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के लिए उन्हें सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। आपका सही आंसर यहाँ पे होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब ज़रा डिटेल एनालिसिस करते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, नोबेल पुरस्कार जो है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप इस तरह से याद रखें। बायो मतलब बायो ना याद रख के आप उसको मेडिसिन बना दें, यानी चिकित्सा बना दें। तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, और फिर बायोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। ये याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो दिया जाता है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 1968 ईस्वी में रॉबर्ट डब्ल्यू होली, हरगोविंद खुराना और मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग, ये तीनों आदमी को कंबाइंड रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 ईस्वी में, जिसमें हमारे भारतीय जो थे वह हरगोविंद खुराना थे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को मिला था। किस खोज के लिए मिला था आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अकेले नहीं किए थे, 3 आदमी, रॉबर्ट डब्ल्यू होली, हरगोविंद खुराना और मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग, इन तीनों ने संयुक्त रूप से मिलके जेनेटिक कोड की व्याख्या की थी। जो हमारे माता पिता से गुण जो आता है जीन के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से, तो उसकी व्याख्या की थी और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीवी रमन, सीवी देसाई, जेसी बोस और एच खुराना?
तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी नंबर हो जाएगा आपका, सीवी देसाई। गोबर गैस प्रणाली जो होता है ना, गोबर गैस प्रणाली जिससे गैस प्राप्त किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लाभदायक होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सड़ा गला के मीथेन गैस जो बाहर आता है उसे एक डब्बे में बंद करके फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट निर्माण और पर्यावरण मित्र तकनीकी है, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए अच्छा होता है और इसके प्रयोग से ग्रामीण ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट या फिर उपयुक्त सभी? भारत का एकमात्र, यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा। इस तरह का जो भी प्रश्न आपको मिलेगा, एकमात्र, सबसे ऊंचा, सबसे पहला, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सही आंसर होगा बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पे स्थित है। चलिए डिटेल में देखते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह उधर ही स्थित है। तो बैरन द्वीप जो है अंडमान द्वीप के एक समूह के रूप में जाना जाता है। यानी किस द्वीप पे स्थित है? अंडमान निकोबार जो सुनते हैं उसमें अंडमान द्वीप पे बैरन द्वीप स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी भारत का ही नहीं, दक्षिण एशिया का भी एक सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि? तो सही आंसर होगा शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार कौन से ग्रह का क्रम क्या है? तो आप याद रखिएगा, बुध सबसे पहले है, सूर्य के पास बुध है, बुध से थोड़ा दूर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। अब तो प्लूटो ग्रह के रूप में रहा ही नहीं, उसे बौना ग्रह के श्रेणी में, ड्वार्फ प्लैनेट में रखा जाता है। तो कितने हो गए? 8 ग्रह हैं जिनका सीरीज में बताता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ डिटेल देखेंगे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? शाह आलम प्रथम, अहमद शाह बहादुर, मोहम्मद शाह या फिर बहादुर शाह द्वितीय? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के भी नाम से, रंगीला बादशाह के भी नाम से जाना जाता था। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अंतिम शासक था। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अब जितने भी स्टील प्लांट हैं ना, जैसे बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सब किसी ना किसी देश के सहयोग से बनाए गए थे। तो एग्जाम में या तो मैचिंग वाला प्रश्न देता है या सिंगल सिंगल करके पूछ लिया जाता है। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? आपका सही आंसर होगा रूस के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट रूस की मदद से बनाया गया है और भारत का चौथा एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का स्टील प्लांट है। चौथे नंबर पे भारत में कौन से प्लांट की स्थापना हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। अगर हम राउरकेला की बात करें तो राउरकेला स्टील प्लांट भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत प्लांट है, जिसे जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तो आपको 2 मैंने यहाँ पे बता दिया। राउरकेला जो है वह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था और वहीं पे बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। अगर यहीं हम दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यह किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्टार्ट किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट, आपका सही आंसर रूस हो जाएगा।
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी काय, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? आप जानते हैं कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और कोशिका के विभिन्न भाग होते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के विशेष कार्य होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे पाचन उपापचय के द्वारा सबसे ज़्यादा एनर्जी बनता है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी तरह लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। तो यहाँ पे आपका सही आंसर भी यही होगा, राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। डिटेल एनालिसिस देखते हैं। राइबोसोम को पहली बार किसने खोजा था, यह भी पूछा जाता है आपको। 1950 ईस्वी में रोमानियाई अमेरिकी सेल जीव विज्ञानी जिनका नाम था पैलेडे, जॉर्ज एमिल पैलेडे, आप याद रखिए, पैलेडे याद रखिए। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से कोशिका में किसका खोज किया था? राइबोसोम का खोज किया था। लेकिन राइबोसोम शब्द किसने गढ़ा था? तो उनका नाम था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। तो दो प्रश्न यहाँ से बन गए कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पैलेडे ने राइबोसोम का खोज किया था और वो सुखसुंदरसी के द्वारा कोशिका में खोजा गया यह अंग था जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता था। तो खोजा किसने था? पैलेडे ने। और नाम किसने दिया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने। अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड। तो आपका सही आंसर होगा सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। एक और त्यौहार आपको देखने को मिलेगा, लोसार। तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लोसार कहाँ मनाया जाता है। मैं आपको हिंट अभी दे दूंगा जिससे आप इसको आंसर कर सकें। अन्य अगर हम देखें तो नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, और भी कई सारे फेस्टिवल हैं। मैं ज़रा डिटेल एनालिसिस करता हूँ। तो आप देख रहे हैं नागालैंड के जो इम्पोर्टेंट 3 फेस्टिवल हैं, इन तीनों को पक्का आप याद कर लीजिएगा। फिर उत्तर प्रदेश के 3 फेस्टिवल मैंने बताया, फिर सिक्किम का बताया, फिर उत्तराखंड का। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे संकलित किया है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल वहाँ का एक पक्षी है और वह राजकीय पक्षी भी है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। सेकेरनी उत्सव भी मनाया जाता है नागालैंड में, और सुखने महोत्सव, ये तीनों याद रखिएगा। नागालैंड में कौन कौन सा हो गया? हॉर्नबिल महोत्सव, सेकेरनी और सुखने महोत्सव। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंगा दशहरा मनाया जाता है, अभी यही मई जून में मनाया जाता है गंगा दशहरा। लठमार होली के समय में बरसाने की जो होली होती है वो लठमार होली होती है। और जन्माष्टमी, ये सभी जो हैं महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश के त्यौहार। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिक्किम में सागा दावा, ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? तो सिक्किम का त्यौहार है। उसके बाद पेंग लबसोल, ये भी मनाया जाता है। और इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल, ये याद रखिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है मेघालय का चेरी ब्लॉसम एक फूल होता है जो एकदम गुलाबी और रेड कलर में होता है, जिसके खिलने के बाद पूरा मौसम जो है वह बहुत ही अच्छा हो जाता है वहाँ का। तो इसीलिए मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। उसी तरह अगर इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल पूछा जाए तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। अगर हम उत्तराखंड के त्यौहार की बात करें तो कुंभ मेला उत्तराखंड में हरिद्वार में मनाया जाता है। वसंत पंचमी हो गया। उसके बाद नंदा देवी मेला, नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में ही स्थित है, तो नंदा देवी मेला, ये 3 मेला जो है वह बनाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर लें। तो हमारा जो प्रश्न था वह था लोसांग त्यौहार
यह भूटिया जनजाति के द्वारा सिक्किम नववर्ष है। अच्छा, नववर्ष की अगर बात होती है तो गुड़ी पड़वा यह महाराष्ट्र का नववर्ष है, और कई सारे नववर्ष अलग अलग क्षेत्रों के नववर्ष के रूप में जाना जाता है, तो आप उसे याद कर लें। लोसांग त्यौहार जो है भूटिया जनजाति के द्वारा सिक्किम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष के दिसंबर महीने में यह मनाया जाता है। और तिब्बती नववर्ष के रूप में भी लोसार के रीति रिवाज और अनुष्ठानों द्वारा इसे ग्रहण किया गया है। यहीं से आपका वो भी प्रश्न बन जाएगा। लद्दाख का जो त्यौहार है वो लोसार होता है, और तिब्बती नववर्ष के रूप में उसे मनाया गया है। सिक्किम में भी इसको फॉलो किया गया है और लद्दाख में भी मनाया जाता है। तो यह त्यौहार सिक्किम के फोडोंग और रुमटेक मठ में आयोजित किया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, रुमटेक मठ काफ़ी फेमस मठ है सिक्किम का, और सिक्किम से रिलेटेड एक और नाम आप याद जरूर रखिएगा, पद्मसंभव। गुरु पद्मसंभव की वहाँ पर भगवान के रूप में पूजा की जाती है, तो उनसे रिलेटेड कई त्यौहार होते हैं और भी कई फेस्टिवल होते हैं। तो आप सिर्फ नाम याद रखिएगा, गुरु पद्मसंभव किससे संबंधित हैं, सिक्किम से संबंधित हैं। ऐसा अगर कोई भी गुरु पद्मसंभव से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो सिक्किम उसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान की बात हो रही है टीपू सुल्तान, कृष्णदेव राय, शिवाजी और अकबर। दो होता है अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज, तो आपको दोनों ही बताना है। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और यहाँ पे आप बताएं कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में था। सही आंसर होगा आपका मराठा के शासनकाल में। जो यहाँ पे शिवाजी थे, शिवाजी महाराज, उनके शासनकाल में अष्टप्रधान हुआ करता था। इन सभी के नाम को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ट्रिक का एक इम्पोर्टेंट ट्रिक का प्लेलिस्ट है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें इजी वे से याद आपको कराया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं 8 प्रधान कहने का मतलब क्या है। 8 प्रमुख अधिकारी जो होते थे उन्हें हम अष्टप्रधान कहते थे, और ये शिवाजी के दरबार में थे। तो पेशवा जो आज का प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है वो मराठा साम्राज्य में पेशवा का पोस्ट होता है। अमात्य की बात करें तो अमात्य या मजुमदार किसे कहा जाता था? वित्त मंत्री, जो आज के वित्त मंत्री होते हैं उन्हें मराठा साम्राज्य में अमात्य या मजुमदार कहा जाता था। यहाँ से एक न एक प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने डिटेल में यहाँ पे रखा है। सामंत या दवीर याद कर लीजिएगा, इसे विदेश मंत्री कहा जाता था। वाकिया नवीस जिसे गृह मंत्री कहा जाता था। ये 4 आप अलग याद कर लें पहले। पेशवा प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री जो आज में है उन्हें क्या कहा जाता था मराठा साम्राज्य में? पेशवा। अमात्य या मजुमदार वित्त मंत्री, सामंत या दवीर विदेश मंत्री, वाकिया नवीस गृह मंत्री। इसके बाद सचिव का पोस्ट होता था। उसके बाद सार ए नौबत या इसे ही क्या कहा जाता था? सेनापति कहा जाता था। प्रधान सेनापति साम्राज्य की सेना और रक्षा का प्रबंधन करता था, तो सार ए नौबत या सेनापति। उसके बाद न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उन्हें जो दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय प्रदान करते थे वो हो गए न्यायाधीश। और उसके बाद जो अगला होता था अष्टप्रधान में पंडित राव, जो कि उच्च पुजारी होते थे। पेशवा, अमात्य, सामंत, वाकिया नवीस, सचिव, सारे नौबत, न्यायाधीश और पंडित राव, ये टोटल अष्टप्रधान थे। और ये परिषद का गठन छत्रपति शिवाजी के द्वारा 1674 ईस्वी में किया गया था। अच्छा, अष्टप्रधान का जो संस्कृत का शब्द है, अष्ट मतलब 8 और प्रधान मतलब प्रमुख अधिकारी। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न का आंसर आपको दिख रहा है, शिवाजी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा इसकी समाप्ति की जा सकती है? भारत में किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति किया जा सकता है? यहाँ पे आप किस नहीं किसी आप पढ़िए। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति किया जा सकता है। किसके द्वारा यह किया जा सकता है? आप जानते हैं ना, राज्य में विधानसभा, हर एक राज्य में एक एक विधानसभा होता ही होता है, लेकिन
विधान परिषद जो है वह सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो विधान परिषद को बनाना या फिर विधान परिषद को हटा देना यह किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है किसी राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के एक संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, या फिर मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो थोड़े हार्ड प्रश्न रहते हैं। तो आप अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी भी वन लाइनर वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी तैयारी एक लेवल की होनी चाहिए जिससे आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक कृपया बने रहें, आपको यह फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। हो सकता है यहाँ से आपको 20-30 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल जाएं। तो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 169, याद रखिएगा आर्टिकल, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 169 है उसके तहत संसद को किसी भी राज्य के विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार है। जबकि यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा कि विधान परिषद है तो राज्य सरकार को ऐसा अधिकार होगा, विधानसभा को अधिकार होगा। नहीं, विधानसभा को इसका अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य का विधानसभा को बना भी सकता है और हटा भी सकता है। इसके लिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के मतदान के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो यह चालू कहाँ से होता है? तो विधानसभा में। पहले विधानसभा जो है वो 2/3 बहुमत से पारित करेगा कि हमें विधान परिषद का निर्माण करना है या विधान परिषद को हटाना है। तो वो पारित करके फिर संसद के पास जाएगा और संसद के पारित होने के बाद यह बनेगा। तो आप आर्टिकल भी याद रखिएगा 169 और 171 भी देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 171 क्या कहता है? इसके अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी 171 में, संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम और मैक्सिमम सीमा की बात किया गया है। किसी भी विधान परिषद में 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगर 40 से कम सदस्य हैं तो वह अब बाद में होता है, लेकिन 40 से कम सदस्य किसी भी विधान परिषद में नहीं हो सकते हैं। वहीं अगर अधिकतम कितने सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्य जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। अगले देखते हैं। भारत में वर्तमान में, जैसा कि मैंने बताया, आप इसे पक्का याद कर लें, 6 राज्यों में विधान परिषद अभी मौजूद है। तो वो राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद है। या फिर प्रश्न इस तरह से बना सकता है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, और ये सारे ऑप्शन आपको रहेंगे, एक अलग ऑप्शन रहेगा। तो आप बस ये याद कर लें कि 6 राज्य कौन से हैं जिनमें विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है। अब देख रहे होंगे 3 राज्य जो है दक्षिण भारत का है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। 3 को अलग से याद कर लें। और आप अपना बिहार भी है, उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राष्ट्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इस 3 को एक साथ याद कर लें। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और 3 दक्षिण भारत का राज्य है, आंध्र प्रदेश, और इसी से अलग होकर तेलंगाना बना, तो इसमें भी विधान परिषद है, और एक कर्नाटक। अगले प्रश्न आपका वो आंसर दिख रहा है। राज्य विधानसभा के तहत संबंधित संकल्प पारित करके संसद के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर होगा राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति
राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी होता है उसके सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये किस भाग में दिया गया है? संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 14 आर्टिकल कितना से कितना है? 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग सारे का चर्चा दिया गया है। उसमें सदस्यों की नियुक्ति, उसकी शक्तियाँ, उनके बर्खास्तगी कैसे हटाया जा सकता है, इन सब की चर्चा की गई है। अनुच्छेद कितना से कितना? 315 से 323। भाग कौन सा हो गया संविधान का? भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। अब देख ही रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला है, कौन सा क्षेत्र या किनारा भूकंप के लिए सबसे अधिक संभावित है? दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी या पश्चिमी घाट? भूकंप प्रोन एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में भूकंप आते हैं, उन एरिया की बात की गई है। तो ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधियों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 4 भूकंप जोन बनाया गया है, जिसमें से भूकंप जोन 2, 3, 4 और 5 में विभक्त किया गया है। इसमें जो जोन 5 है और जो जोन 5 जो है वह सबसे अधिक भूकंप प्रभावित एरिया है। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा जोन 5 में कौन कौन सा एरिया आता है, और सबसे जो कम सक्रिय एरिया है वह जोन 2 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। जो ब्लू या फिर आप ग्रीन कलर बोल सकते हैं, जोन 2 को दिखाया गया है। और जितने भी रेड कलर के एरिया हैं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे जो हैं ये भूकंप प्रभावित एरिया में आते हैं सबसे ज़्यादा। गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी भी इधर ही है। तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर था वह था गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी। यानी कौन सा क्षेत्र या किनारा भूकंप के लिए सबसे अधिक प्रभावित है? गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो इसका रंग क्या होता है? ये थोड़ा अलग सा प्रश्न है। आपसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कौन से रंग में कन्वर्ट कर देता है। तो नीले को लाल में जब कन्वर्ट कर दे तो वह विलयन अम्लीय होता है। जो लाल को नीला में कन्वर्ट कर दे वह विलयन क्षारीय होता है। पर अगर ना तो अम्लीय विलयन हो और ना ही क्षारीय विलयन हो तो लिटमस पत्र का रंग क्या होगा? यानी उदासीन विलयन हो तो आपका सही आंसर होगा बैंगनी कलर होता है, जब ना अम्लीय विलयन हो और ना ही क्षारीय विलयन हो। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या फिर आमाशय? यकृत जिसे लीवर भी कहा जाता है। आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सही आंसर होगा यकृत यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखते हैं, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह किस कोशिका या किस टिश्यू से मिलकर बना होता है? तो हेपेटोसाइट नामक विशेष कोशिका से यह बना होता है। और आपके पेट का जो ऊपरी भाग है यानी छाती के नीचे दायां साइड में यह स्थित होता है। और यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। और यकृत से संबंधित जो बीमारी होता है इसीलिए उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो यह मानव शरीर का सबसे बड़ा उपापचय अंग होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी, यह सबसे बड़ा उपापचय अंग होता है। और विटामिन ए का संचयन किस में किया जाता है? यकृत में किया जाता है, भंडारण उसमें किया जाता है। अमोनिया और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनका भी संग्रहण और उनको कन्वर्ट करने का काम जो है वह किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। और किडनी के द्वारा छान के मूत्र मार्ग से उसे विषैले पदार्थों को निकाल दिया जाता है। इसीलिए जब भी जहर खाने के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें यकृत को ही देखा जाता है। हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है जो लीवर को प्रभावित करती है। चूँकि हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन होता है तो हेपेटाइटिस बीमारी किससे संबंधित होगा? लीवर से संबंधित होगा।
यकृत को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं शरीर में, उसको कन्वर्ट करके अमोनिया या यूरिया में कन्वर्ट करके यकृत शरीर से बाहर निकालता है। इसीलिए लीवर खराब होने के बाद व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम होती है। और आपको बता दूं, लीवर एक ऐसा अंग है जो खुद को जनरेट कर लेता है। यानी अगर आपका लगभग 10% 5% लीवर खराब है तो वो खुद समय के साथ अपने को क्या करता है, जनरेट कर लेता है। लेकिन अगर किसी कारणवश, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सभी वायरस के द्वारा उसमें सूजन और उसमें सड़न अगर होने लगती है तो फिर आदमी का बचना मुश्किल होता है। अगला जो प्रश्न है वह है, अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय या फिर अहमद शाह बहादुर? सही आंसर होगा अकबर द्वितीय। यह अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, अकबर द्वितीय। मैंने इसमें भाजी साहब फॉर माँ साहब ऐसे करके एक ट्रिक भी बनाया था, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब करके, जिसमें बाबर से लेके और लास्ट बहादुर शाह जफर, जो जितने भी मुग़ल शासक थे उनका क्रमवार मैंने याद करवाया था। ट्रिक में जाके, मेरे ट्रिक का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। इस समय में बादशाहत मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। यानी अकबर द्वितीय के समय तक मुगल बादशाहत जो थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, सिर्फ लाल किले तक ही रह गया था। जबकि जिस समय 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब के शासनकाल में इसका विस्तार हुआ था। अकबर द्वितीय तक ये पूरी तरह से समाप्त हो गया था मुगल साम्राज्य। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग डीएनए रखता है? यानी डीएनए किस में पाया जाता है? तो 2-3 कोशिकांग ऐसा है जिसमें डीएनए पाया जाता है, परंतु यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या सेंट्रियोल? तो आपका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की और इंद्र की। देखिए, एक प्रश्न तो आप सिंधु घाटी सभ्यता से बनाया जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। लोथल कहाँ स्थित है, कालीबंगन कहाँ स्थित है, वहाँ से क्या मिले हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला, बृहत स्नानागार, अन्नागार मिला। तो ये सारी चीज़ों को आपको देख के जाना है। बंदरगाह शहर कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो फैक्ट्स होते हैं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका प्रश्न है। वैसे मैं इन सभी चीज़ों को कवर कर दूंगा, एक एक दो प्रश्न हर एक सेट में ला के मैंने डिटेल में बताते हुए कवर कर दूंगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो सही आंसर होगा वह पशुपति की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है? यह उस समय में एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे आज नाली से पानी का निकास होता है शहरों में, उस तरह की व्यवस्था थी। पक्की ईंटों से बने हुए घर थे। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आंकड़ा, यह एक महिला देवी के रूप में, यानी मातृ देवी की पूजा वहाँ पे सबसे अधिक होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और दूसरे जो प्रमाण मिले हैं वह है शिव, पशुपति, यानी पशुओं के देवता के रूप में पशुपति की पूजा की जाती थी। आज भी पशुपतिनाथ मंदिर है, कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में एक मंदिर है पशुपतिनाथ। वो शिवलिंग में ऐसा फिगर रहता है जिससे आपको लगेगा कि ये पशुओं के ही देवता हैं। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे मैं और भी फैक्ट्स बहुत सारा बताऊँगा, आप इसे ज़रूर लिख लें और याद कर लें। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री होता कौन है? जो विधानसभा का जब चुनाव होता है उसमें बहुमत दल का जो नेता होता है वह मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है?
तो अनुच्छेद 164 में ऐसा वर्णन किया गया है। अब हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन्हें हम देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के ही द्वारा किया जाता है, पर मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। और जितने भी मंत्री होते हैं वह राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यानी अगर मुख्यमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को राज्यपाल को बोल के हटाया जा सकता है। अगला देखिए, मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपको लिखा मिलेगा कि लोकसभा जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी मोदी गवर्नमेंट का जो आज है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नीतीश गवर्नमेंट अगर यहाँ पे है तो वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपका विधानसभा में बहुमत नहीं होगा या फिर लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तो आप मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है या फिर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है और सारी कैबिनेट मंत्रिपरिषद जो होती है वह खुद ही विखंडित हो जाती है। मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी आदमी को चाहे तो राज्यपाल मंत्री बना सकता है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बोलेगा कि इसे मंत्री बनाया जाए तो राज्यपाल बना देता है, बशर्ते कि 6 महीना के भीतर विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों में से किसी एक की सदस्यता उसे लेनी पड़ती है। अगर वो सदस्यता लेने में विफल रहा तो उसका मंत्री पद चला जाएगा। अनुच्छेद 163 की बात करें, अभी मैंने अनुच्छेद 164 की बात की थी, अभी 163 की बात करें तो इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ एक मंत्रिपरिषद होगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात 164 में किया गया है। 163 में मंत्रिपरिषद का बात किया गया है। राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, यह अनुच्छेद 163 में कहा गया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 153, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह किस में लिखा हो गया है? अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल तो कोई भी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, ऐसा भी लिखा गया। आप देखते होंगे कि प्रभारी राज्यपाल के रूप में एक राज्यपाल किसी राज्य के होते हैं, उन्हें दूसरे भी राज्य के रूप में राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 153 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हेरिंग पॉन्ड के नाम से किस महासागर को जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। आपको बता दूं कि प्रशांत महासागर का आकृति पूछा जाता है। प्रशांत महासागर का आकृति जो है वह त्रिभुजाकार होता है। वहीं पे अटलांटिक महासागर की आकृति तो अंग्रेजी के एस फॉर सन जो होता है वो एस आकार के शेप में अटलांटिक महासागर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हेरिंग पॉन्ड के नाम से किस महासागर को जाना जाता है। तो सही आंसर है अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ज़रा इसको देख लीजिए। अटलांटिक महासागर में उत्तर अमेरिका का समुद्री क्षेत्र में हेरिंग मछली अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नए प्रैक्टिस सेट और नए क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत अधिक संभावना रहता है वैसे प्रश्नों के साथ। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको लगातार 3 महीने एग्ज़ाम तक आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। जय हिंद, मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ।